गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको पता है मैं लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 22, और अब हम हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे हमारे चैप्टर पे आते हैं। द चैप्टर वुड बी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट। और जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ साइकिल्स भी कराऊंगी, क्योंकि जब आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपको उसमें मिलेगा कि जो आपकी साइकिल्स हैं, साइकिल्स में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको ही थ्योरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा गया है। ठीक है, तो अगर आपने रिएक्शंस याद कर ली तो दैट्स, या आपने साइकिल याद कर ली तो दैट्स मीन आपने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया जब हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होता है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन। ह्यूमंस की अगर आपको रेस्पिरेशन की रिएक्शन याद हो तो वो क्या होती है, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो क्या बनता है, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। ये ह्यूमंस में ये होता है ना रेस्पिरेशन में। और अगर आपने प्लांट्स में पढ़ा हो तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस C6O2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू UV रेज, क्लोरोफिल क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस 6CO2, यही होता है। बट स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन या रिएक्शन नहीं है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। जब भी आप नेट पर सर्च करोगे रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन की यही आएगी। हम क्या कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही कहते हैं ना हमेशा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यही तो करते हैं प्लांट्स। बट इट इज नॉट ट्रू, ये बिल्कुल ठीक वो लेते हैं, लेकिन नॉट फॉर रेस्पिरेशन, वो उसको लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बट वो ऑक्सीजन लेते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं किसके लिए, अपना खाना बनाने के लिए, सांस लेने के लिए नहीं लेते। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था रात में क्या होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, और दिन में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अभी जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हुई है तो प्लांट्स क्या करेंगे, इसी ऑक्सीजन को यूज करेंगे। सेम जो आपका प्रोसेस है, कार्बोहाइड्रेट बन गया, सेम ये रहा, ठीक है, ऑक्सीजन बन गई, सेम ये रही, तो फर्दर क्या बन जाएगा इसके ब्रेकडाउन से, CO2 प्लस H2O। ठीक है, और ये CO2 भी प्लांट्स कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे CO2 को यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पर ऑक्सीजन छोड़ने का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा है। सपोज करो आप ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल छोड़ रहा है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की एक बारी में क्या करता है, वो एक्सेल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, तो वो कितने होगा, 6 to 12, लेकिन जो 12 के 12 जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होते। आपको दिख रहा है यहाँ पे नहीं यूज हुए हैं, तो वो क्या करेगा, सपोज करो उसने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स क्या कर लिए, 2 मॉलिक्यूल्स का उसने ब्रेकडाउन, 2 मॉलिक्यूल्स उसने यूज कर लिए, बच कितने गए, 10 बच गए ना। तो 10 को क्या करता है, 10 एटमॉस्फेयर को दे देगा, 10 एटमॉस्फेयर को दे देगा, 2 को अपने रेस्पिरेशन के लिए रख लेगा। तो इसलिए कि हम क्या कह देते हैं कि भाई प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो एक्सेल जरूर करते हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस का पाथ फॉलो करने के लिए रेस्पिरेशन में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, A to Z, डजंट मैटर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फंगाई, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, डजंट मैटर, हमेशा क्या करेंगे, सब कार्बोहाइड्रेट लेंगे, उस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, एज अ फूड, फिर उसका ब्रेकडाउन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है। इतना क्लियर है, क्या उससे एनर्जी रिलीज आपकी हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो उसका ब्रेकडाउन
डाउन कैसे करवा रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर आप लोगों ने क्लास 10th में थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, द एरोबिक वन एंड द एनारोबिक वन। अगर एरोबिक है तो ये वाली रिएक्शन फॉलो होती है, और अगर एनारोबिक है तो क्या होगा, C6H12O6 क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस 2CO2, यही होती है, ये एनारोबिक की होती है। और एट लास्ट जब ये रिएक्शन होती है तो आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही है C6H12O6, इसको CO2H2O भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, और ये मैंने जो लिखा है फाइनल कंक्लूजन है। लेकिन होता क्या है, दैट ये ना बन के पहले क्या बनना है हमेशा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या किसके बनेंगे बेटा, पायरुविक एसिड के बनेंगे। आफ्टर दैट जो ये पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड किसमें ब्रेक डाउन होगा, ये इस पायरुविक एसिड से निकलता है आपका CO2 देन H2O और फर्दर एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, सबसे पहले क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे, ओके। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनने के बाद अब डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो क्या रिलीज हो रहा है, CO2 और H2O, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा C2H5OH, ये बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो अब जो मेन हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में पढ़ना है, वो हमें देखना है कि C6H12O6 से मीनवाइल ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड कैसे बना है। ये डायरेक्ट तो बन नहीं गया, बीच में काफ़ी सारी रिएक्शन इसमें आई है, वो क्या क्या आई है हमें वही इसमें देखना है, क्लियर है। तो चलिए अब मैं आपको वही सब लेके चलती हूँ कि हाउ पायरुविक एसिड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज। इसको हैंड टू हैंड अपनी नोटबुक में लिखते जाना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर 11th पर्पज, ऑल्सो इन हायर क्लासेस, हायर क्लासेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जाके सबसे फर्स्ट देखो, ये सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन देखो क्या होता है, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन which takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration, and the respiration which takes place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration। तो आप लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा कि जो ये पायरुविक एसिड वाला कंसेप्ट है, फ्रॉम ग्लूकोज टू कार्बोहाइड्रेट का जो कंसेप्ट है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में सेम रहेगा। तो जो हम सबसे पहले साइकिल पढ़ेंगे वो एरोबिक में भी होगी और एनारोबिक्स में भी होगी, बट जो क्या है फर्दर साइकिल्स है वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो वो नहीं भैया, तो वो नहीं होगा, सॉरी, अगर ऑक्सीजन है तो वो साइकिल्स होंगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो साइकिल्स नहीं होंगी, ठीक है। तो इसी में ही आपकी जो सबसे फर्स्ट साइकिल आती है वो आती है ग्लाइकोलाइसिस। चलिए मैं ऊपर डाल देती हूँ ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि वो पूरा कवर अप नहीं हो पाएगा इसलिए जो रख करना पड़ा है, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट चल रहा है। Our first cycle is glycolysis cycle, glycolysis cycle। इसमें जो एंजाइम्स होंगे वो भी हम लिखेंगे, ठीक है। और एटीपी याद रखना हमेशा, इसमें एटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें दोबारा बता रही हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इन्वेस्ट, जैसे हम कोई भी बिजनेस जब करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले हम घर से उसमें लगाते हैं ना, खुद से इन्वेस्ट करते हैं, बाद में ही तो हमें उसमें प्रॉफिट होता है। तो सेम कुछ यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। इस रिएक्शन में हम सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे एटीपी को, बाद में हमें एटीपी का गेन होगा, और एटीपी का गेन होने का क्या मतलब है, गेन ऑफ एनर्जी। याद रखना, एटीपी का गेन होने का क्या मतलब है, गेन ऑफ एनर्जी, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में हम करेंगे क्या, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू अ मेटाबॉलिकली यूजेबल एनर्जी विद इन लिविंग सेल्स, ठीक है। देखो ग्लाइकोलाइसिस एग्जाम में किसी भी नेम से आ सकती है, याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस के काफी सारे नेम होते हैं,
पाथवे। ठीक है, ये जो EMP नाम है ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है साइंटिस्ट जिन्होंने इसको बनाया था, एम्बेडेयर पाथवे। ठीक है ना, ये किस पे बेस है? इसके एम्पटन मेयरहोफ पैरेलस। मैं इसकी फुल फॉर्म भी अभी लिख दूंगी, ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे। और दूसरा नेम क्या होता है इसका? हेक्सोज डाइफॉस्फेट पाथवे। हेक्सोज डाइफॉस्फेट पाथवे। ओके, तो अब हम EMP का देख लेते हैं। EMP यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था। 3 साइंटिस्ट, 3 क्लासमेट्स थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। E रिप्रेजेंट्स एम्बेडन। The next would be Parnas. Sorry, not Parnas. It's Meyerhof, and the last one is Parnas. इन 3 स्कॉलर्स ने मिलके इस साइकिल की डिस्कवरी की थी, इसलिए हम इस साइकिल को EMP पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्यों कहते हैं? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? ब्रेकडाउन होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए साइकिल स्टार्ट कर देते हैं हमारी। सबसे पहले हम फूड के साथ क्या लेते हैं बेटा? ग्लूकोज लेते हैं। तो चलिए ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज सबसे पहले जो हमने लिया गया ग्लूकोज, इसमें क्या चेंजेस होंगे? ग्लूकोज में हम सबसे पहले क्या डालेंगे? इसमें ATP। ग्लूकोज में हमने खाना खाया, जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी की एनर्जी तो लगती है खाना खाने में। ऐसा तो नहीं है कि कुछ एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी या कुछ एनर्जी यूज अप ही नहीं होगी और तुम ऐसे खाना खा लोगे, नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? ATP डालेंगे। ठीक है, याद रखना जो ATP है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ADP। ATP मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एडेनोसाइन है ना, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये एडेनोसाइन एक केमिकल है, इसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो ADP है इसका मतलब क्या है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। मतलब एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया, एक फॉस्फेट कम हो गया है ना, तो हमें साथ में रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। जो रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वो क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहलाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। साथ में और क्या इन्वॉल्व होगा इसमें? मैग्नीशियम आयंस। क्या होगा इसमें इन्वॉल्व? मैग्नीशियम आयन इसमें क्या होंगे बेटा? इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, मैग्नीशियम आयन ATP से क्या बन जाएगा? ADP। याद रखना ये जो ATP है ना, ये हमने खुद से डाला है, बना नहीं है साइकिल में, ये इन्वेस्ट किया गया है। तो लास्ट में जब गेन करने का टाइम, जब कोई अपनी दुकान का या मॉल का मुहूर्त करता है तो पहले खुद से इन्वेस्ट करेगा वो। ठीक है, लेकिन जब उसका काम चलने लगेगा सबसे पहले तो वो वाले पैसे निकालेगा ना जो उसने इन्वेस्ट किए हैं। जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, प्रॉफिट से पहले तो हम वो निकालेंगे जो हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, उसके बाद हम प्रॉफिट लेते हैं। तो यहाँ भी यही होगा, हम पहले कौन सी ATP वापस लेंगे? जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, एंजाइम्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो इसमें एंजाइम जो हम लेंगे वो एंजाइम आपका होगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम होगा। ठीक है, क्या होगा? जितनी भी एंजाइम्स है ना, मैं हमको इस से अंडरलाइन करके जाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें कौन सा एंजाइम डलेगा? साथ में हेक्सोकाइनेज एंजाइम डलेगा और क्या बना लेगा वो? ग्लूकोज 6, जो इसमें कंपाउंड बनेगा उसका नेम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, क्या बन जाएगा बेटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है? अब फर्दर आ जाओ। अब ये क्या होगी? इसको बॉक्स में बंद कर दिया हूँ मैं, जो बन रहे हैं जो लिया गया है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद एक क्या होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट।
फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना हमेशा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है C6H12O6। बस इसमें जो डिफरेंस है वो होता है ओरिएंटेशन का। इसमें जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, इसको ग्लूकोज को एक्सपेंड करोगे तो इसमें लास्ट में आ जाएगा फॉर्मूला बनाते वक्त CHO ग्रुप, और जब इसका फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करोगे आप तो उसमें आ जाएगा OH ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, सॉरी इसमें आ जाएगा आपका CO, क्या आ जाएगा CO, और ये कीटोनिक ग्रुप है। ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, बड़ा फर्दर कोई चेंजेस भी नहीं होते। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। तो यहाँ पे इनके आइसोमर्स होते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम डलेगा ना, वो एंजाइम भी कौन सा डलेगा, ये ग्लूकोज को उसकी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। आइसोमेरिज्म हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यही होता है ना कि जब किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो बेटा, सेम हो, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो आइसोमेरिज्म कहलाता है वो, या आइसोमर्स। तो यहाँ पे भी सेम यही है, ये ग्लूकोज का क्या है, आइसोमर है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोमेरिज्म का प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पे जो एंजाइम डलेगा वो एंजाइम कौन सा होगा, आइसोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा, आइसोमरेज, फोस्फोहेक्सोमरेज, हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम होगा, हेक्सो आइसोमरेज। हेक्सो क्यों कहा है, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड है जिसका क्या हो रहा है, आइसोमेरिज्म हो रहा है। 6 कार्बन कंपाउंड है जिसका आइसोमेरिज्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, हेक्सो आइसोमरेज कहा गया है। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। फ्रक्टोज से क्या बनेगा फर्दर हमारा, अब फ्रक्टोज में दोबारा हम ATP डालेंगे, तो देखिए अब क्या होगा, दोबारा से ATP डाला और एट लास्ट क्या बन गया, ADP। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा ये ADP। अब यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो एंजाइम होगा आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये पूरे एंजाइम का नाम है। और एंजाइम का आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने बताया हुआ है, लेकिन एंजाइम होता है लास्ट में उसमें एज आता है। ठीक है, इससे क्या बनेगा आपका, इससे बनेगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज, देखो ये ना रिएक्शन आपको तभी समझ में आएगी अगर आपने IUPAC बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। ये बात ध्यान रखना, अगर IUPAC अच्छे से पढ़ी हुई है ना तो ये रिएक्शन बहुत ईजी है, लेकिन अगर IUPAC अच्छे से नहीं पढ़ी तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट लिखा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहले 6 फॉस्फेट का क्या मतलब है कि ये फ्रक्टोज क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन कंपाउंड है कि इसमें 6 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। सपोज यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर मैं इसकी बाकी की वैलेंसीज कंप्लीट करूं, अब जो मेरा नेक्स्ट कंपाउंड बनने जा रहा है इसको ऐसे कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या बन रहा है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फॉस्फेट को मैंने P लिख दिया है, सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे डाइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि एक फॉस्फेट यहाँ पे है और एक फॉस्फेट यहाँ पे है, ये है, और कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है इसमें। और वो ये एक फॉस्फेट आया कहाँ से, इस एंजाइम से आया है। हमने कौन सा डाला, फॉस्फेट का एंजाइम डाला है, यहाँ पे फॉस्फेट का एंजाइम डाला है ना, तो यहाँ से फॉस्फेट आइसोलेट होकर यहाँ पे आके जुड़ गया है फॉस्फेट। तो ये हुआ, इसलिए मैंने कहा अगर IUPAC नहीं पढ़ी है ना तो ये बहुत हार्ड पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे IUPAC ध्यान से पढ़ते हैं उसके लिए बहुत ईजी है। इनमें सब में ऐसे ही हुआ है, नंबर ऑफ फॉस्फेट, पोजीशन ऑफ फॉस्फेट चेंज हो रहा है, उससे अलग कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैं इसको रख कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये नीचे का तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। फ्रक्टोज
6 ट्राइफॉस्फेट बन गया है। इसको यहीं पे लिख लेते हैं, बस ध्यान रखना क्लास साइकिल है, कभी सारी मेहनत बेकार कर दो आप लोग। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया, ये डाइफॉस्फेट। ये वही जो नीचे बनाया, अब मुझे रिएक्शन फर्दर करनी है ना, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है इसको, ठीक है। क्या बना है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब देखो, अब इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है कि इसमें एंजाइम कौन सा डाल रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा एंजाइम कौन सा डाल रहे हैं। यहाँ पे आपका बनेगा 3-फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। अब देखो, अगर ध्यान से लिख रहा होगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड नेम आ रहा है, कौन सा नेम आ रहा है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो एंजाइम मिलेगा वो एल्डिहाइड से रिगार्डिंग मिलेगा। कौन सा एंजाइम मिलेगा, एंडोलेज एंजाइम, एंडोलेज एंजाइम, ठीक है। क्या बना यहाँ पे, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। समझ आया कुछ क्या मतलब है 3-फॉस्फो का, ये अब जो क्या है, याद रखना ग्लिसरल है तो 6 कार्बन डेफिनेटली है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 3 नंबर पे फॉस्फेट है, दैट इज फॉस्फो। और एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे CHO बनेगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा इसका। ये हमेशा याद रखना, कार्बन के नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, कार्बन के नंबर 3 रहेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, C6H12O6। जैसे इसके नंबर चेंज हुए तो साइकिल चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हम आगे साइकिल्स पढ़ेंगे उसमें नंबर ऑफ ग्लूकोज चेंज है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, लेकिन कौन सा एंजाइम डालने पे, एल्डोलेज एंजाइम। इसमें ही अगर हम कोई और सा एंजाइम डाल दें, कौन सा एंजाइम डाल दें हम इसमें, इंस्टेड ऑफ दिस, इसमें मैं अगर एंजाइम डाल देती हूँ, चलिए देखती हूँ आपको कितना विजिबल है ये, चलो देखते हैं। सॉरी, इसमें अगर हम डालते हैं एंजाइम फॉस्फो ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम डालते हैं, ये एंजाइम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा डाइहाइड्रोक्सो, ये मैं नीचे लिख रही हूँ, ये यहाँ पे लिखना था क्योंकि आप लोग वैसे एरो बनाओ, वैसे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनता, डाइहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट, ये मैंने पी लिख दिया है, तो ध्यान रखना। अब क्लास ये देखो, यहाँ पे क्या वर्ड आया, एसीटोन, और यहाँ पे क्या आया, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एक एसीटोन का कंपाउंड है और ये एक एल्डिहाइड का है, ये दोनों भी क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। मैं एल्डिहाइड को कीटोन को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे पास ये रिएक्शन कराने के लिए एंडोज एंजाइम नहीं है तो हम ये वाला एंजाइम डाल के भी रिएक्शन को कैंसिल कर सकते हैं, फिर इससे हम फर्दर भी बना सकते हैं कीटोनिक एंजाइम डाल के, ठीक है। चलिए, लेकिन हम रिएक्शन इससे ही कैरी आउट करेंगे, इसके बाद भी ये बनेगा और डायरेक्ट भी ये बन सकता है, ठीक है। तो अब इससे हम रिएक्शन को फर्दर करते हैं। यहाँ पे फिर क्या होगा, अब बात आती है, अब आपको एक नया वर्ड सीखने के लिए मिलेगा, NAD पॉजिटिव, ठीक है। याद रखना, एक NAD में 3 ATP होते हैं, 1 NAD इज इक्वल टू 3 ATP, 1 NAD इज इक्वल टू 3 ATP। एक NAD में 3 ATP होते हैं, तो यहाँ पे NAD है। और अगर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन का रिडक्शन होगा। ये NAD प्लस है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस है तो एक H आ जाएगा,
यहाँ पे क्या हुआ, मतलब 3 ATP, अब गेन ऑफ ATP शुरू हो गया है। यहाँ पे तो हम इन्वेस्ट कर रहे थे, ये भी इन्वेस्ट किया, ये भी इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे अब हमें गेन होना शुरू हो गया है। एक NAD या एक NADH में आपके क्या होते हैं, 3 ATP होते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या डालते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक, H3PO4 एसिड डालेंगे इसमें, और ये क्या बना लेगा हमारे यहाँ पे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कोई और एंजाइम नहीं डाला है, बस एक एसिड, और ये खुद से बने हैं रिएक्शन में, हमने नहीं बनाए हैं, खुद बने हैं। अब इसके बाद में क्या प्रोडक्ट बनेगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, क्या बन गया, 1,3-डाइफॉस्फो। अब देखो सेम वही ग्लिसरिक है, 1 2 3 4 5 6, 1 पे फॉस्फेट है, 3 पे फॉस्फेट है, और जब 2 फॉस्फेट होंगे तो उसको डाइफॉस्फो ही तो बोलेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं, ये क्लियर है। तो आप क्या बन गया आपका 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसमें फर्दर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जो ADP था, अब उस ADP से क्या बनेगा, ADP है, ADP में जब हम एक फॉस्फेट मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ATP। 3 क्या बन गए, 3 फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गए हैं, ओके, 3 ATP। ये तो फिर आपका एरिया कम रह गया, अब जो रफ करना पड़ेगा, इसको लिख लो फटाफट। फिर ये तो रिएक्शन अभी काफी रह रही है, ये तो दिख रहा होगा ना, ADP से हमने ATP बनाया है। चलिए मैं इसको साइड में लिख देती हूँ, एटलीस्ट ये स्टेप तो कंप्लीट करूँ मैं, ठीक है। ADP से क्या बना है बेटा, ATP, और क्या बन गया हमारे यहाँ पे फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं यहाँ पे, ग्लिसरिक एसिड, देखो क्या पॉइंट यहाँ पे 3-फॉस्फो, और यहाँ पे क्या था 1,3-डाई, 1,3, अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे तो इसलिए डाइफॉस्फो आ रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट रह गया है, कोई थर्ड नंबर पे 1 2 3 4 5 6, थर्ड नंबर पे एक फॉस्फेट रह गया है। ये जो एक फॉस्फेट था, ये फॉस्फेट कहाँ गया, ये फॉस्फेट यहाँ पे आ गया, इस ADP के साथ इसने मिलकर ATP बना लिया है, ठीक है। इस फॉस्फेट ने क्या किया, मिलके ATP बना लिया है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये इसके बाद का प्रोसेस है बेटा, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा, और इसमें जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा ग्लिसरोकाइनेज। एंजाइम कौन सा होगा, ग्लिसरोकाइनेज। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पे ऑर्गेनिक फॉस्फेट हटाओ, क्योंकि फॉस्फेट हमें पता लग गया है कहाँ से आया, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ये कहाँ पे ऐड होगा, साथ में इसके साथ ऐड होगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, ये अभी आगे भी कंटिन्यू होगी, इसको पहले लिख लो फिर हम आगे चलेंगे। ये जो पहले लिखा था इसको रफ कर देते हैं, चलो उसको रफ करती हूँ मैं, आगे चलते हैं हम। बस ये याद रखना मैंने ग्लूकोज कितने लिए हैं, एक लिया है ग्लूकोज। ये अभी लास्ट में हमारे हमसे पूछा जाएगा कि हमने कितने ग्लूकोज लिए थे, कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं एट लास्ट, ठीक है। तो हमने एक साइकिल के लिए हम एक ग्लूकोज लेते हैं, अगर 2 साइकिल होगी तो सबके नंबर डबल हो जाएंगे A to Z, सिर्फ ग्लूकोज नहीं सारे नंबर सबके आगे 2 2 लग जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं।
याद रखना, एक NAD या फिर एक NADH में आपके 3 ATP होते हैं, तो टोटल कितने ATP का गेन हो गया? 3 और 1 4। स्पेंड कितने किए थे? 2 स्पेंड किए थे, और टोटल बन कितने गए हैं? गेन नहीं बोलूंगी, लेकिन बन कितने गए हैं? बन गए 4 है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, चलो वहीं पे लिख लेते हैं हम। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये वही है जो लास्ट बनाया था, क्योंकि फर्दर रिएक्शंस का नाम है, इसलिए उसको यहाँ पे भी लिख रही हूँ। आप जब नोटबुक लिखोगे तो दो बार मत लिख लेना। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब फर्दर जो रिएक्शंस होंगी वो देखते हैं। अब यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो क्या बन जाएगा? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। क्या बनेगा? 2-फॉस्फो। देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आइसोमेराइजेशन हुआ है, आइसोमेराइजेशन हुआ है। पहले जो फॉस्फेट था वो 3rd पोजीशन पे जुड़ा हुआ था, अब जो फॉस्फेट है वो 2nd पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले 3rd कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप था, और 2nd कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। इससे अलग कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो क्या रहेगा? 50% में होगा ये देख लेते हैं। 50% में होगा ये, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है। इसमें जो आपका एंजाइम रहेगा, आपका एंजाइम रहेगा इसमें फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज रहेगा इसमें। विजिबल तो है ना ये सबको? चलो तो मैं इसका एंजाइम यहाँ पे लिख देती हूँ। एक बार मैं एंजाइम इधर लिख रही हूँ, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम होगा। ठीक है, कौन होगा? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइवैलेंट आयन। डाइवैलेंट आयन किसके होंगे? मैग्नीशियम के, ठीक है। क्या बन गया? आपके 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। अब इसके बाद फर्दर एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और उस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या बन जाएगा? 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। अब इंपॉर्टेंट आया है, 2-फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड। अभी देखो एक इनॉल ग्रुप जुड़ रहा है ना, इनॉल ग्रुप, तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा कौन सा आएगा? इनोलेज एंजाइम आएगा। इनोलेज एंजाइम, इनोलेज से क्या बना है आपका? इनोल बना है, ओके। अब क्या आ गया? क्या आ गया है? इनोलेज। दोबारा से किसके प्रेजेंस में? डाइवैलेंट आयन, मैग्नीशियम डाइवैलेंट आयन। इसलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी में हर आयन की जो प्रेजेंस है वो मैटर करती है, हर आयन इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। इसके बाद फिर आपका क्या बन गया? 2-फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड। अब इसमें क्या होगा? फिर दोबारा अब इसमें दोबारा आपके फॉस्फेट के नंबर में चेंजेस होंगे, और ADP से क्या बन जाएगा आपका बेटा? ATP, ठीक है। विजिबल है आपको ये? हाँ, बहुत अच्छे से। तो चलो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। सिंपल देखो, फॉस्फोफिनॉल, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? ADP से भी बन रहा है, तो ये फॉस्फो क्या है? ये फॉस्फेट था,
सेकंड, ये नंबर ऑफ फॉस्फेट नहीं है, ये पोजीशन ऑफ फॉस्फेट है। तो ये जो सेकंड नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फेट कहाँ पे आ गया, इस एटीपी के साथ मिलकर इसने एटीपी बना लिया है। तो अब सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया, पायरुविक एसिड रह गया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, पायरुविक एसिड। और अब देखो यहाँ पे आपका ये फॉस्फो गया है, तो यहाँ पे कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड। अब ये पोजीशन नहीं है, ये नंबर है, 2 पायरुविक एसिड यहाँ पे बनेंगे। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है वो हुआ है, कौन सा एंजाइम हुआ है, पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, मैंने इसलिए कहा था याद रखना, हम कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे, 1 मॉलिक्यूल। कितने पायरुविक एसिड बने हैं, 2 पायरुविक एसिड। ध्यान से देखो कितने बने हैं, 2 पायरुविक, एक ग्लूकोज से कितने बने हैं बेटा, 2 पायरुविक एसिड्स। तो हम जब भी रेस्पिरेशन साइकिल स्टार्ट होती है, हमेशा एक ग्लूकोज से स्टार्ट होती है, 1 ग्लूकोज से, और वो एट लास्ट 2 पायरुविक एसिड बनाती है। अब 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, इसका मतलब एक ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज 6 कार्बन, और वो 2 में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड। तो आप पायरुविक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला आपको खुद पता लग जाएगा कि ये 2 कार्बन कंपाउंड कैसे बना है। पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH3COCHO। ये पायरुविक एसिड का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3। तो पायरुविक एसिड 1 बनाए तो उसमें 3 आ गए, 2 और अगर से डबल करना है हमें तो 6 कर चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करो, 6 कर दो। और कितने हो गए, 1 2 3, 3 + 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन कंप्लीट हो गए। तो एक ग्लूकोज से कितने बने हैं, 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। हमेशा याद रखना, एक साइकिल क्या बनाएगी, 2 पायरुविक एसिड बनाएगी। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड यहाँ पे हमारी ये कौन सी साइकिल खत्म हो जाती है, ये हमारी यहाँ पे साइकिल खत्म हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, जिसको हम क्या कहते हैं, EMP पाथवे भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं हम इसको, हेक्सोज डाइफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। एक चीज और याद रखना, ये आपकी जो साइकिल है, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो ये वाली जो साइकिल है, ये साइकिल कहाँ पे होगी हमेशा, ये साइकिल हमेशा होगी बेटा साइटोप्लाज्म में। ये साइकिल हमेशा साइटोप्लाज्म में होगी। इसके बाद जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी साइकिल्स हैं, वो जाके आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। अगर आपको याद हो, क्लास 9 में हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, रेस्पिरेशन ऑर्गेनेल ऑफ सेल। जो सेल रेस्पायर करती है वो किसकी वजह से, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों है वो पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वहाँ पे पावर क्या होती है, जनरेट होती है। अब वो पावर जनरेट कैसे होगी, जब वहाँ पे रिएक्शंस होंगी, ऐसी रिएक्शंस जो क्या करें, पावर जनरेट करें। ठीक है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि फर्दर रिएक्शंस, फर्दर रेस्पिरेटरी जितनी भी रिएक्शंस हैं वो हमारी वहीं पे जाके होंगी। क्लियर है, तो चलो अब हम आगे हमारा स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट साइकिल। होप सो ये आप लोगों को समझ में आया हो, जो नहीं आया होगा मुझसे पूछ लेना। ऐसे ये बात मुझे अपनी क्लास को तो कहने की नीड नहीं है ना, क्योंकि और ना पूछने तो लगता है, बट आप लोग तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल खत्म हो गई है। ये ADP ADP जितनी भी है ना, तो ध्यान रखना, एक क्लास सबसे पूछूंगी मैं ये ADP कहाँ कितने बने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हमें जो करनी है बेटा वो कौन सी करनी है, हमें क्रैब साइकिल। कौन सी साइकिल करेंगे हम, क्रैब साइकिल करेंगे। क्रैब साइकिल से पहले हमारी एक छोटी सी साइकिल होती है जिसको बोलते हैं एसिटिल कोएंजाइम साइकिल। लास्ट हमने कहाँ पे छोड़ा है, पायरुविक एसिड पे छोड़ा है। तो हमारी ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड हमारा कहाँ पे एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहाँ पे हमारी फर्दर रिएक्शंस होंगी
तो पहले इसको आप छोटी सी देख लो, क्रैब साइकिल मैं आपको बाद में करा दूंगी, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं तो लाइन टू लाइन थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ, पर आप लोगों को लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा ना। मैंने तो पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों को अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार लाइन टू लाइन भी पढ़ लेना कि इसमें क्या बन रहा है, ठीक है, कौन सा रिएक्शन हो रही है, किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। तो जो आपकी सेकंड रिएक्शन आती है इसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, और सिट्रिक एसिड साइकिल। बट उससे पहले एक छोटा सा प्रोसेस होता है, आप वो देख लीजिए। देखो कितने पायरुविक एसिड बने थे, 2 पायरुविक एसिड बने थे, लेकिन वही काम तो 1 पायरुविक एसिड करेगा, वही काम 2 पायरुविक एसिड करेंगे। तो हम जो फर्दर अपनी रिएक्शंस कैरी आउट करेंगे वो किससे करेंगे, सिर्फ 1 पायरुविक एसिड से। जो काम जितना 1 बनाएगा ना उतना ही सब 2 बनाएंगे। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि अगर 1 कितना बना रहा है और 2 पायरुविक एसिड हमने स्टार्टिंग में लिया है तो कितना बनेगा, तो उसको बस डबल कर देना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमने पायरुविक एसिड बना था ना, पायरुविक एसिड ले लो, बने 2 थे पर हम 1 ले रहे हैं क्योंकि बात सेम है, पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड से अब क्या बनता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे हमारा बनेगा एसिटिल कोएंजाइम। CO मतलब होता है कोएंजाइम, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में बनेगा सेम वही, रिडक्शन होगा यहाँ पे, जो पायरुविक एसिड हम ले रहे हैं ना उसका रिडक्शन होगा NAD+ से, NAD+ है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। NAD+ B मत समझते हैं इसको, ये NAD है, NAD+ से ये NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे जिसका ना नाम याद नहीं आता साइकिल का, एकदम जिसका नाम याद आ गया, CO2। इसका मतलब क्या है कि बाहर निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, तो इस साइकिल का नाम है डीकार्बोजाइलेशन साइकिल। इसका नाम ना मेरे माइंड में स्लिप हो रहा था, डीकार्बोजाइलेशन। अगर आप लोगों को याद हो, मैं इस चीज आपको बार बार बताती हूँ। डी का मतलब रिमूवल, कार्बोजाइलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब एक चीज कंफर्म कर लो, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड था आपका, ठीक है। लेकिन एक CO2 रिलीज हो गया, अभी कोई हवा में थोड़ी आ गया CO2, तो ये CO2 कहाँ से आइसोलेट हुआ है, यहीं से आइसोलेट हुआ है। ये यहाँ पे आपका क्या रह गया, एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। एसिटिल क्या है आपका, 2 कार्बन कंपाउंड लिया हमने, 3 कार्बन कंपाउंड था, फर्स्ट स्टेप में हमने 1 कार्बन कम कर दिया, और इसलिए हमने इसको क्या बोला है, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। जो सेकंड स्टेप है आपकी, जो सेकंड रिएक्शन है वो सिर्फ इतनी सी है, एक स्टेप की रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। और यहाँ पे हम आपका 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। 3 कार्बन कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कार्बन कंपाउंड में, और पायरुविक एसिड से क्या बन जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम। जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, और जो एसिटिल है वो 2 कार्बन का कंपाउंड है। सो अभी हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे, फिर अब जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या है, एक एसिटिल कोएंजाइम है। अगर मैं यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड लेती हूँ, 2 पायरुविक एसिड लेती हूँ, तो यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगी और 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेंगे, क्योंकि हमने लास्ट ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में 2 पायरुविक एसिड्स बनाए थे, ठीक है। लेकिन इतना में अभी आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी, जो हम नंबर ऑफ कार्बन बैलेंस करेंगे, तो इसलिए हम एक ही क्या लेके चलते हैं, पायरुविक एसिड लेके चलते हैं। इतना क्लियर है, याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस में हमने 6 कार्बन का कंपाउंड लिया था, जो ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में 2 पार्ट्स में टूट दिया था, तो 2 पायरुविक एसिड बना लिए थे। फिर जब उसके बाद हमने डीकार्बोजाइलेशन किया, तो जो क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड था, उसका ब्रेकडाउन हुआ और वो 2 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। तो ये आपका इसमें रिएक्शंस में है। आई थिंक आपको फर्स्ट रिएक्शन से ही आइडिया हो गया होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये, बहुत ही हेक्टिक चैप्टर है ये, इसलिए इसको ध्यान से पूरी समझ के साथ पढ़ना, बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत पढ़ना। अगर एक भी स्टेप मिस हो जाता है ना, हम पूरी रिएक्शन पूरी साइकिल में मैशअप हो जाते हैं, ठीक है। पूरी रिएक्शन पूरी साइकिल पॉइंट टू पॉइंट, इसमें आप कैसे याद रखना कि अच्छा टोटल इतने स्टेप्स है, ठीक है। अगर आपने एंजाइम्स भी याद कर लिया तो आपको प्रोडक्ट खुद याद हो जाएंगे। आपने प्रोडक्ट याद कर लिया हर रिएक्शन का, तो आपको एंजाइम्स खुद याद हो जाएंगे, सब आपस में कोरिलेट है। तो पहले इतना पढ़िए, इसके बाद जितनी भी रिएक्शन शुरू होंगी वो किससे शुरू
शुरू होंगी। अब हम पीछे का सब छोड़ के इससे पढ़ना शुरू करेंगे। ध्यान रखना, किससे पढ़ना शुरू करेंगे हम? एसिटिल कोएंजाइम से पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? अब जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा एसिटिल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है उसे 1 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करना। तो ध्यान से पढ़िए, समझिए, इस रिएक्शन साइकिल को लिख लिख के देखिए। कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? इतने आप क्या है, घर पे रहिए और सेफ रहिए, ठीक है? तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड।